साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। साथियों, इसके पहले हमने आपको 11 प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्धि माधुरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। सिद्धि माधुरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। तो किस राज्य का लोक नृत्य है सिद्धि माधुरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है सिद्धि माधुरी। आंध्र प्रदेश के और भी लोक नृत्य हैं, समझते हैं। जैसे कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोम्मालू, बाम कल्लप, डप्पू, तपेता गुल्लू, लम्माड़ी, ढिमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू, बिछुआ। तो ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आइए असम का भी देख लेते हैं लोक नृत्य। बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकियानाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, कोनाई, झुमरा। तो ये सब कहाँ के हैं, असम के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखते हैं। मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, लायन एंड पिकॉक, पोंग, पोपीर, बारडो, छम, रिखमपाड़ा। ये सब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य समझते हैं। जाट, जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, फगुआ, डोमकच। तो ये सब थे बिहार राज्य के लोक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। किस वर्ष जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। 1819 में, 1945 में, 1929 में, 1919 में। तो किस वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919 में जनरल डायर ने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। ठीक है, आइए कुछ डिटेल समझते हैं। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने मार्शल लॉ एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते और एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। यह कानून सत्तारूढ़ शक्तियों के किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। यह वैसाखी के सिख त्योहार के दौरान हुआ, जब सैकड़ों लोग जश्न मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चला दी। अनुच्छेद 34 को छोड़कर, जो संसद को उन क्षेत्रों में किए गए अपराधों के लिए व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति करने और मार्शल लॉ के तहत किए गए कृत्यों को मान्यता देने की क्षमता देता है, भारतीय संविधान में मार्शल लॉ का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 153A नस्ल, जाति, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास या किसी अन्य श्रेणी के आधार पर लोगों के खिलाफ भेदभाव या हिंसा को बढ़ावा देने वाली भाषा का उपयोग अवैध है। निवारक हिरासत आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे से पहले इस विचार पर जेल में डालने की प्रथा है कि उनकी रिहाई समाज के लिए हानिकारक होगी, विशेष रूप से कि रिहा होने पर उनके नए अपराध करने की अधिक संभावना होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। वज्रमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र। तो किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्यमित्र ने। ठीक है, पुष्यमित्र ने किया था शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। उन्होंने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या की। पुष्यमित्र ने कई अशोक स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। भागभद्र अग्निमित्र का पुत्र था और देवभूति भागभद्र का पुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने, अमर्त्य सेन ने, M.N. रॉय ने या मैसूर नरसिम्हाचार्य
श्रीनिवास ने। किसने किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपका जो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सही उत्तर आपका है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया। उनका अनुमान 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। उनके द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा निर्वाह या न्यूनतम बुनियादी आहार चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जी, घी, वनस्पति तेल और नमक की लागत पर आधारित थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। मृत्यु हुआ था 23 जून 1917 को। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और 9वें अध्यक्ष थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 चिखली में। मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और उनका जो उपमान है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है उनका, और पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक है। महात्मा गांधी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? किस वंश ने? सैयद, खिलजी, लोदी, तुगलक, किस वंश ने शासन किया था 1290 से 1320 के बीच में दिल्ली पर? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिलजी ने। खिलजी ने किया था 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर शासन। सही उत्तर आपका है खिलजी। खिलजी की बात करते हैं। खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक परिवार था जो उत्तर भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। यह इंडो तुर्क मूल का मुस्लिम राजवंश था जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक भारत में शासन किया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। वह खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खिलजी की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोदी वंश के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था। लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। यह एक अफगान राजवंश था और इसे पश्तून राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। पश्तून राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है? लोदी वंश को। ठीक है, इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था और पानीपत की लड़ाई में बाबर के सैनिकों द्वारा मारा गया था। ठीक है, सैयद वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश ने भारत पर शासन किया। 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के नाजिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश की स्थापना खिजिर खान ने की थी जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नायब था। अलाउद्दीन शाह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, शेर खान ने कौन से सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? किस सन में? 1545 में, 1537 में, 1541 में या 1539 में? तो किस सन में शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1539 में। ठीक है, 1539 आपका राइट आंसर होगा। सही उत्तर आपका 1539 है। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 को गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर शेर शाह की सेना और मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने खुद को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया, साथ ही अपना नाम खुदवाने और सिक्के ढालने का आदेश दिया। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और इधर वर्ष हैं। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। ठीक है, ये हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की थी?
प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन या रामकृष्ण मिशन? किस संस्था की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में। ठीक है, सही उत्तर आपका प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। यह बॉम्बे भारत में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दो नाम मिलते हैं, दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यह आंदोलन महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के बाद प्रार्थना समाज की लोकप्रियता बढ़ी। ठीक है, और वीर सलिंग पंतलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक समाचार पत्र चलाया जाता था। इसकी शुरुआत सामाजिक जागरूकता के लिए की गई थी। यह मराठी अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, सुबोध पत्रिका। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। किसने? राजा राममोहन राय ने 1828 में, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा था। यह पौरोहित्य, कर्मकांडों और बलिदानों के विरुद्ध था। आर्य समाज इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो और वेद सभी ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। ठीक है, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। परमहंस मंडली के बारे में जानते हैं। परमहंस मंडली इसकी स्थापना 1849 में दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जंबेकर ने पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इसकी सभाओं में सदस्यों ने निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण किया। वे महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। ठीक है, परमहंस मंडली वाले। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। क्या थी कई वर्षों तक मगध की राजधानी? राजगिरी थी, उज्जैन थी, सारनाथ था या तक्षशिला? पाटलिपुत्र कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजगिरी। ठीक है, राजगिरी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ठीक है, सही उत्तर आपका राजगिरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका? कौन सा सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मालदीव। ठीक है, सही उत्तर आपका मालदीव है। मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत के साथ कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश स्थलीय सीमा साझा जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत निम्न 7 देशों अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं। कौन? श्रीलंका और मालदीव। असली सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का दूसरी सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है असली सीमा की दृष्टि से। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं, जैसे इधर देश है, राजधानी है, मुद्रा है, भाषा है, क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर में। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीवी रुपया यहाँ की मुद्रा है और दिवेही भाषा है। 297.8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है, मालदीव के बाद नेपाल में आते हैं। काठमांडू राजधानी है, नेपाली रुपया मुद्रा है और नेपाली यहाँ की भाषा है। 181 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है और बांग्लादेश का ढाका बांग्लादेशी टका रुपया है। बंगाली यहाँ की भाषा है। 148,460 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अफगानिस्तान काबुल राजधानी, अफगानी यहाँ की भाषा है। दारी और पश्तो यहाँ की भाषा है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश की बात करें तो बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर
और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है, सही उत्तर आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मलयालम में लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। मलयालम आधिकारिक और साथ ही क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है। चंडीगढ़ एक शहर, जिला और केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी के रूप में कार्य करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 572 द्वीप हैं, जिनमें से 38 द्वीप बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर बसे हुए हैं। दादरा और नागर हवेली पश्चिमी भारत में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित हैं: चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो कैसी घटना है? पेरू कहाँ पे घटती है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पेरू। ठीक है, पेरू के तट पर एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू के तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। ठीक है, तो एल नीनो जिसका अर्थ है बाल मसीह, एक गर्म समुद्री धारा है जो आमतौर पर दिसंबर में पेरू तट पर दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? शैल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टज। ठीक है, कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो आइए पूरा एक ग्राफ लेके आए हैं जिसमें आपको सभी चट्टानों के बारे में बताएंगे। चट्टानों के प्रकार इधर हैं और इधर विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान यह पिघली हुई चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने पर बनता है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीकरण के साथ या उसके बिना हो सकता है। यह घुसपैठ प्लूटोनिक चट्टानों या विलुप्त ज्वालामुखी चट्टानों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि आते हैं आग्नेय चट्टान में। और तलछटी चट्टानों में उदाहरण के लिए सैंडस्टोन, चूना पत्थर, ये सब क्या है? तलछटी चट्टानें हैं। और ये तब उत्पन्न होते हैं जब कण पानी या हवा से बाहर निकलते हैं या पानी से खनिजों की वर्षा द्वारा। ठीक है, रूपांतरित चट्टान, ये उदाहरण के लिए संगमरमर, क्वार्टजाइट, सिस्ट आदि ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है जूट, रबड़, कपास, चावल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चावल। ठीक है, चावल एक खाद्य फसल है, चावल गेहूं। चावल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी है और स्वस्थ पाचन को बनाए रखने में मदद करता है। जूट एक रेशेदार फसल है और इसका उपयोग बोरे, रस्सी और अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। कपास एक रेशेदार फसल है और इसका उपयोग कपड़े, चादर, तौलिए और अन्य कपड़ा उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। और रबर एक लेटेक्स उत्पाद फसल है और इसका उपयोग टायर, ट्यूब और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? किस जलवायु में बताइए, किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, भूमध्यरेखीय जलवायु या ध्रुवीय जलवायु।
कौन सी जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं। बाकी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु में आप रबर की फसल बिल्कुल उगा सकते हैं। सही उत्तर आपका ध्रुवीय जलवायु है। रबर की फसल उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो ध्रुवीय जलवायु में संभव नहीं है। ध्रुवीय जलवायु में अधिक कम तापमान और बहुत कम वर्षा होती है, जिससे रबर की फसलों को जीवित रहना असंभव हो जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु सभी रबर की फसलों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वे आवश्यक गर्मी और आर्द्रता प्रदान करते हैं। रबर की फसलें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जहां थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश प्रमुख उत्पादक हैं। रबर एक मूल्यवान वस्तु है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माण और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, इस जलवायु की विशेषता पूरे वर्ष उच्च तापमान और आर्द्रता है, जिसमें भारी बारिश के रूप में वर्षा होती है। गर्म और नम परिस्थितियों के कारण रबर की फसलें इस जलवायु में पनपती हैं। ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यह जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु के समान है, लेकिन इसमें हल्का तापमान और कम आर्द्रता होती है। रबर की फसलें अभी भी इस जलवायु में उग सकती हैं, लेकिन उपज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जितनी अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु, इस जलवायु की विशेषता उच्च तापमान और आर्द्रता है, जिसमें पूरे वर्ष वर्षा होती है। इस जलवायु में रबर की फसलें अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं और आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया जैसे कुछ प्रमुख रबर उत्पादक देश भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जलवायु में रबर की फसलें उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट बाधा डालता है। तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन अरब सागर से उठने वाले इस दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाट बाधित कर देते हैं। इसलिए तमिलनाडु को अपनी अधिकांश बारिश उत्तर पूर्व से प्राप्त होती है और सर्दियों के मौसम के दौरान मानसून पीछे हट जाता है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में कई निम्न दबाव प्रणालियां विकसित होती हैं और तमिलनाडु के पूर्वी तट की ओर बढ़ती हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। तमिलनाडु में पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाओं से वर्षा होती है। जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच मानसून की अवधि होती है। तमिलनाडु जैसे कुछ स्थानों पर वर्षा एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान देश में चलने वाली हवाएं पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं होती हैं। देश के प्रमुख हिस्सों में यह शुष्क मौसम होता है, क्योंकि हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। जब हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं तो यह समुद्र से नमी उठाती हैं और देश में वर्षा लाती हैं। ठीक है। भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्वी तट पर वर्षा होती है, क्योंकि इस स्थान पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, इसलिए तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। समझ गए किस कारण से वर्षा होती है? मानसून आमतौर पर दुनिया भर में मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच अनुभव किया जाता है। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भारत के कुल 4 मौसमी वर्गीकरण में से मानसून 2 वर्गीकरण को ही शामिल करता है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा चरित्र में मौसमी होती है और जून और सितंबर के बीच होती है। मानसून का मौसम अक्टूबर और नवंबर के महीने मानसून के पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का गठन प्रभावित करने वाले कारक भूमि और पानी के अंतर, हीटिंग और शीतलन से भारत के भूभाग पर कम दबाव पड़ता है, जबकि आसपास के समुद्र तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव का अनुभव करते हैं। ठीक है। गंगा के मैदान के ऊपर गर्मियों में अंतरण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में बदलाव यह समान रूप से स्थिति भूमध्य रेखीय गर्त है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 50 मिलियन, 150 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, कितना है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 150 मिलियन। ठीक है, 150 मिलियन। अगर किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से औसतन लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना कितना? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 9 करोड़ 30 लाख मील कह सकते हो या 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 10। कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के तहत निवारक निरोध के मामले में डाली गई ऐसी गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। निवारक कैद सुनवाई के बिना होती है। किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। इसलिए इस तरह से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार निवारक कैद कानून द्वारा शासित होते हैं। निवारक कैद संदेह के आधार पर की गई कार्यवाही है। संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यदि उसे ऐसे व्यक्ति की कोई जानकारी मिलती है कि वह कोई अपराध कर सकता है तो उसे वह गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 23 का अर्थ है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। ठीक है, और अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में निहित है। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 27 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 33 से 34, अनुच्छेद 37 से 38। तो अभी हमने पढ़ा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सारे डिटेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 25 से 28 आपका जो राइट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये देखिए थोड़ा सा, समता का अधिकार, कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में आते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बताइए, 33, 29, 31 या 27? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिकों के वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति के रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 50 है, 53 है, 51 है, 52 है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 51A के तहत। ठीक है,
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं और मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया था। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में अन्यायोचित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। अभी हमने पढ़ा तो 11 मूल कर्तव्य हैं और संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो 11A 51A आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद डैश से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यालय, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। 50-55, 50-60, 52-62 किसमें? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 52-62। अनुच्छेद 52 से 62 अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। 52 से 62। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्य और उनका कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग आदि का वर्णन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 52 भारत कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या पद से हटाए जाने की स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। 60 में राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और 62 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का भारत सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 63? कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 कार्यकारी के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 63 से 73 के संवैधानिक अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने से संबंधित है। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, भारत रत्न, ओलंपिक पदक, किससे सम्मानित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग एक प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि विज्ञानी और मानवतावादी थे जिन्हें अक्सर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें उच्च उपज देने वाली रोग प्रतिरोधी गेहूं किस्में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे कई देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य आपूर्ति बढ़ाकर विश्व शांति में उनके योगदान के लिए बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन से पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1970 में। यह वह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। कितना कर पाए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी दोस्त झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।